साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे संजय कुंदन की सुप्रसिद्ध कविता बासमती चावल के बारे में। दोस्तों, पिछले 30-40 साल से दुनिया में जीने के तौर तरीके बदले हैं, राज्य का स्वरूप बदला है, उसकी अर्थव्यवस्था बदली है और बहुत सारे सिद्धांत बदले हैं। तो इन बदलती हुई परिस्थितियों में कुछ देशों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और कुछ देश विकास की दौड़ में बहुत पीछे रह गए, या वहाँ पे विकास हुआ तो बहुत असमान ढंग से विकास हुआ। ये कविता कुछ इसी प्रकार की कहानी हमारे सामने रखती है कि यूँ तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ रही है यदि हम पिछले कुछ दशकों की बात करें, लेकिन जीवन स्तर में कोई खास तब्दीली नहीं आई है। और इसी के साथ साथ विकसित देशों ने कुछ इस प्रकार के मैकेनिज्म बना लिए हैं, कुछ इस प्रकार के नियम डिजाइन करे हैं कि जिससे उनको स्पष्ट फायदा है, और जो विकासशील देश हैं वो उनके नियमों में फंस जाते हैं। एक विद्वान ने कहा था कि इस प्रकार की दौड़ है जैसे नेपाल और भारत को नेपाल और भारत के लिए दौड़ के नियम एक जैसे हों। उसमें नेपाल कभी भी भारत से जीत नहीं पाएगा। उसी प्रकार हमें भी अपना मुकाबला दुनिया के दूसरे देशों से करना होता है और हम उसमें जीत नहीं पाते हैं, और उन्हीं नियमों की आड़ लेकर के वो धीरे धीरे हमारे जो मूल उत्पाद हैं, यहाँ की जो वनस्पति हैं, यहाँ के जो बीज हैं, उन पर वो कब्जा कर रहे हैं। पिछले ही दिनों एक खबर आई थी कि हल्दी और नीम तक का पेटेंट कराने के लिए वो अपने आवेदन दे रहे हैं। पिछले दिनों सिंजेरा स्विस कंपनी ने बासमती चावल का पेटेंट कराने की कोशिश की, जबकि वहाँ पे एक भी दाना चावल का पैदा नहीं होता। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, इनको लेकर के एक रचनाकार का क्या दृष्टिकोण है, एक रचनाकार इनका कैसे प्रतिरोध करता है, तो ये इस कविता में पढ़ने पर मिलेगा। इस कविता की जो मूल संवेदना है वो ये है, और जब वो रचनाकार उसका विरोध करता है तो उसके पास सशक्त हथियार कौन सा है, यानी किस प्रकार उसकी परंपरा, उसके मिथक, उसके लोक विश्वास उसकी पूंजी बनते हैं। हम उनके बल पर क्या हम साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं, या फिर साम्राज्यवाद के चरित्र को जिस ढंग से कविता हमारे सामने रखती है और उसका प्रतिरोध, यानी चरित्र का उद्घाटन और उसका प्रतिरोध करना, ये इस कविता का मूल लक्ष्य है। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है मौजूदा दौर में इस बात को समझना कि आखिर हम विकास की मंजिल क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं, क्यों एक प्रकार से जो हमारा विकास है वो आधा अधूरा है, वो असमान विकास है। यदि हम इन चीज़ों की खोज करते करते चले जाएंगे तो अंत में जो हमें दिखाई पड़ेगा कि इस दुनिया में बहुत लंबे समय से ऐसा हो रहा है कि जो चंद विकसित देश हैं वही क्या कर रहे हैं, अपने विकास के लिए दूसरी जो दुनिया है, जो विकासशील दुनिया है, उनके संसाधनों को ठिकाने लगा रहे हैं, यानी अप्रत्यक्ष ढंग से उनके संसाधनों पर उनका कब्जा है। तो बहुत ही शानदार कविता संजय कुंदन की, बहुत बेहतरीन कविता। तो मैं इसका काव्य पाठ करूँगा आपके सामने। तो मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है ये। बासमती चावल। क्या तुम अपनी पतीली की फुसफुसाहट सुन पा रहे हो? क्या तुम अपनी पतीली की फुसफुसाहट सुन पा रहे हो, या उस बुढ़िया की पदचाप जो चांद पे चरखा कातना छोड़ तुम्हारे लिए खीर बनाने आ रही है? जो चांद पर चरखा कातना छोड़ तुम्हारे लिए खीर बनाने आ रही है, क्या तुम हमें सचमुच पहचानते हो?
क्या तुम हमें सचमुच पहचानते हो? क्या हमें देखकर तुम्हें पानी से लबालब खेत याद आते हैं? क्या हमें देखकर तुम्हें पानी से लबालब खेत याद आते हैं? और बगुले, मेंढक, घोंगे? विजेता आएंगे। अब देखिए कविता आपको कहां ले जा रही है। विजेता आएंगे और हमें जीत कर ले जाएंगे, तब तुम अपने खेत की एक मुट्ठी मिट्टी दे सकोगे हमें। विजेता आएंगे और हमें जीत कर ले जाएंगे, तब अपने खेतों की एक मुट्ठी मिट्टी दे सकोगे हमें। वे हमें ले जाएंगे और बो देंगे अनजान मिट्टी में, हम तोले जाएंगे अनजान मंडियों में, और फिर बिकने आएंगे तुम्हारे घर एक विचित्र नाम का पट्टा डाले। फिर तुम्हें कैसा लगेगा? और फिर बिकने आएंगे तुम्हारे घर एक विचित्र नाम का पट्टा डाले, फिर कैसा लगेगा तुम्हें? यानी उन थैलियों के ऊपर ब्रांड लगा होगा उस कंपनी का, और उस समय तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होगी? जब हम लेंगे अपना और अपने देश का नाम, जब हम लेंगे अपना और अपने देश का नाम, तब हमारे पक्ष में बोल सकोगे तुम। और अगर तुम मौन रहे, अगर तुम मौन रहे तो कितना मुश्किल होगा गवाही के लिए सुश्रुत को बुला पाना। कहां कहां ढूंढते फिरेंगे हम वारिस शाह को। क्या तुम्हें खेतों की ओर बढ़ते हुए विशालकाय जूतों के निशान दिखाई देते हैं? क्या तुम्हें खेतों की ओर बढ़ते हुए विशालकाय जूतों के निशान दिखाई देते हैं? तुम्हारे सिरहाने एक अजनबी सौदागर रख गया है एक अनुबंध पत्र। तुम्हारे सिरहाने एक अजनबी सौदागर रख गया है एक अनुबंध पत्र। और कितने समझौते करोगे तुम? और कितने समझौते करोगे तुम? वे तुम्हारे पोखरों से उठा ले जाएंगे गुलाबी आंखों वाली मछलियां। अब कवि सचेत कर रहे हैं कि मसला केवल बासमती चावल, नीम या हल्दी का नहीं है, तमाम बेहतरीन चीजों पर उनकी नजर है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। वे तुम्हारे पोखरों से उठा ले जाएंगे गुलाबी आंखों वाली मछलियां, वे फांस ले जाएंगे सबसे मीठा गाने वाली चिड़िया। और एक दिन अपने हाथ को साबित करना पड़ेगा, अपना हाथ और अपनी आंख को अपनी आंख। फिर कैसा लगेगा तुम्हें? फिर कैसा लगेगा तुम्हें? तुम्हारे हाथ पैर घड़ी की सुइयों में तब्दील होने लगे। तुम्हारे हाथ पैर घड़ी की सुइयों में तब्दील होने लगे हैं। क्या तुम्हारे पास खेतों में बिल बनाते हुए चूहों के बारे में सोचने के लिए कुछ समय है? क्या तुम्हारे पास खेतों में बिल बनाते हुए चूहों के बारे में सोचने के लिए कुछ समय है? अगर कोई सुग्गा खेतों से भटककर तुम्हारी गोद में अपने प्राण त्यागने के लिए आएगा, अगर कोई सुग्गा खेतों से भटककर तुम्हारी गोद में प्राण त्यागने के लिए आएगा, तो अपने समय का एक छोटा सा टुकड़ा दे सकोगे उसे। तो अपने समय का एक छोटा सा टुकड़ा दे सकोगे उसे। धन्यवाद। तो दोस्तों, एक कविता थी, कवि बासमती चावल के माध्यम से साम्राज्यवादी शक्तियों के चरित्र को हमारे सामने बेनकाब करता है। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम गुलाम भारत और 1990 के भारत के बीच यदि कोई तुलना करना चाहते हैं, यदि हम दोनों परिदृश्यों को देखें, तो हमें एक ही तस्वीर उभरती हुई दिखाई पड़ती है। गुलामी के दिनों में भी यदि आप भारत के कपड़ा उद्योग पर नज़र मारें, तो भारत पूरी दुनिया को कपड़ा सप्लाई करता है। और जब ब्रिटेन के हाथ में भारत की सत्ता आ जाती है, तो भारत ब्रिटेन को कच्चा माल सप्लाई करता है, ब्रिटेन से कपड़ा भारत में आता है। और एक कमीशन भी बैठा था इस बात को लेकर के
और उस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी वो ये थी कि ब्रिटेन के कपड़ों की सफ़ेदी भारत के बुनकरों की हड्डी से बुनी है। यानी भारत के बुनकरों को पहले ठिकाने लगाया गया, उन पे कर लगा करके, उनके हाथ कटवा करके, और फिर भारत की कपड़ा मार्केट पर ब्रिटेन ने कब्जा किया। उसी तरह से 1990 के बाद की स्थिति आप देखें तो विश्व व्यापार में हमारी भागीदारी लगातार घटती जा रही है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं दूसरे देशों के शिकंजे में आ रही हैं। हमारी अर्थव्यवस्था विकसित देशों के शिकंजे में आ रही है। धीरे धीरे हमारी हर चीज़ पर उनका नियंत्रण बढ़ रहा है, और ये नियंत्रण केवल भौतिक वस्तुओं पे नहीं है, बल्कि भौतिक से भी ज़्यादा हमारी मानसिक अवस्थाएं, हमारे सोचने समझने के ढंग, हमारी भाषा का स्वाद, हमारी संस्कृति का स्वाद, ये भी एक प्रकार से विकसित देशों की पकड़ में है, कब्जे में है। तो ये कहा जाता है कि जब तक कोई देश अपनी भाषा में बोलता नहीं है, अपनी संस्कृति में व्यवहार नहीं करता है, तब तक वो विकास को उधार ले सकता है, लेकिन उसके यहाँ विकास पैदा नहीं होता है, उसके यहाँ विकास खुद नहीं होता है। तो ये उससे अगली जो है अवस्था है, लेकिन उससे पहली जो अवस्था है वो ये है कि साम्राज्यवाद धीरे धीरे क्या करता है, दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाता है, उसको अपने नियंत्रण में लेता है। वो इस प्रकार के नियम बनाता है, इस प्रकार के प्रारूप बनाता है कि हम उसमें क्या है, लगातार फंसते चले जाते हैं। 1990 के बाद जितने भी प्रकार के समझौते हुए और जिन का नेतृत्व विकसित देश कर रहे हैं, वो एक प्रकार से जो समझौते हैं वो अधिकांश देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसको अपने नियंत्रण में ले रहे हैं। और नियंत्रण में लेने का एक बहुत बड़ा जो कानून उन्होंने बनाया है वो पेटेंट कानून। यानी यदि आपको नियमों का ज्ञान है तो आप दूसरे की चीज़ों को हासिल कर सकते हो। यानी यदि आप तिकड़मबाज हो, यदि चावल आपके देश में नहीं होते फिर भी आप उसका पेटेंट करा सकते हो। और एक खेल जो खेला जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक और व्यापार समझौतों के माध्यम से खेला जाता है, जहां पर उन विकसित देशों का एक अधिकार है। तो साथियों, साहित्य भी हमारे वर्तमान से जुड़ी हुई बहुत ही सशक्त विधा है, हम ये कहें। और जहाँ पर भी उसको अंतर्विरोध दिखाई पड़ते हैं, चाहे राष्ट्र के हों, समाज के हों, दुनिया के हों, उन अंतर्विरोधों पर वो अपनी उंगली टेकता है, उनको हमारे सामने वो उद्घाटित करता है। तो एक कविता उन्हीं अंतर्विरोधों को हमारे सामने प्रस्तुत करती है और ये बतलाती है कि साम्राज्यवाद का उद्देश्य हमेशा ही लूट का रहा है, और लूटने के लिए वो कभी वो संस्कृति का इस्तेमाल करता है, कभी वो दूसरे प्रकार के कानून बना लेता है, कभी वो राजनीति का इस्तेमाल करता है, कभी वो युद्ध का इस्तेमाल करता है। तो ये सब उसके टूल हैं कि उसने संस्कृति के माध्यम से लूटना है, युद्ध के माध्यम से लूटना है, या व्यापारिक समझौतों के माध्यम से लूटना है। तो लूटने के जो तौर तरीके हैं वो समय के साथ साथ बदलते आए हैं, लेकिन उसका जो मूल चरित्र है वो ज्यों का त्यों है। हम ये कहें कि आजकल जो स्पष्ट, जो सीधे तौर पे हमले नहीं होते, वो बड़े कर्सीले होते हैं। यदि एक देश को दूसरे देश पे हमला करना हो, अब तरीका क्या है कि संस्कृति के माध्यम से उस देश को अपने शिकंजे में लेना। अब पिछले कुछ दिनों से ये ट्रेंड ज़्यादा चला हुआ है कि उस देश को कैसे आपने हाईजैक करना है, कैसे आपने अपने नियंत्रण में लेना है। तो संजय कुंदन इस कविता के माध्यम से साम्राज्यवाद के चरित्र को हमारे सामने रखते हैं, और उसका प्रतिपक्ष, उसकी जो काट वो प्रस्तुत करते हैं, वो किसके माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, यहाँ की लोक परंपराओं के माध्यम से, लोक विश्वासों के माध्यम से। क्योंकि ये बहुत बड़ी पूंजी है आदमी की। यदि इससे आदमी का विश्वास उठ जाए, आप ये समझिए कि फिर वो व्यक्ति, ये कहते हैं कि जड़ों से उखड़े हुए लोग,
और जब जड़ों से लोग उखड़ जाते हैं, फिर उनको चैन और नींद नहीं आती है, वो स्थिति पैदा हो जाती है किसी भी देश के लिए। तो इन पे विश्वास बना रहना बहुत ज़रूरी है। तो इनके माध्यम से कवि क्या करता है, इसके प्रतिपक्ष को रचता है और साथ के साथ वो बीच बीच में हमें चेतावनी देता है और ये भी बतलाता है कि साम्राज्यवाद के जो इरादे हैं वो बहुत बड़े हैं, बहुत घिनौने हैं, बहुत क्रूर हैं। और इस स्थिति में वर्तमान समय में हम धड़ाधड़ समझौते कर रहे हैं, लेकिन उन समझौतों का हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है, हमारे देश के ऊपर उसका क्या असर होने वाला है। बीच बीच में कवि बहुत जगह संकेत करता है, क्या तुम्हें विशालकाय जूतों के निशान दिखाई देते हैं? क्या तुम्हें खेतों की ओर बढ़ते हुए विशालकाय जूतों के निशान दिखाई देते हैं? विशालकाय जूते वो किसी व्यक्ति के नहीं हैं, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के। वे कंपनियां किस तरह से सारी चीज़ों को अपने नियंत्रण में ले रही हैं और एक दिन खेती को भी अपने नियंत्रण में ले लेंगी और आम जो जनता है वो उससे महरूम हो जाएगी। तो साथियों, बहुत ही शानदार कविता, और हमसे ये साहित्य की शक्ति है कि वो वर्तमान समय का जो सच होता है उस वर्तमान समय का जो सच दिखलाई देता है वो सही मायने में सच से भिन्न होता है। तो ये समुद्र पर तैरता हुआ सच है, लेकिन असली सच तो समुद्र की गहराई में छिपा हुआ है। तो साहित्यकार आपको वहां ले जाना चाहता है। तो रचनाकार जिसके पास ये कहते हैं कि कई सारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, यदि हम ये कहें कि 5 ज्ञानेंद्रियां, तो उसके पास 6 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो क्या करता है, अपने समय की समीक्षा करता है, उसकी छानबीन करता है, और जो सत्य बहुत सारे लोगों के पक्ष में है उसको हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो साथियों, ये बांसुरी चावल कविता थी, इसका मैंने काव्य पाठ किया, इसकी मूल संवेदना तक पहुंचने की कोशिश की। तो आप सबका धन्यवाद।